अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ दी कैटालिसिस। आज हम जो देखेंगे वो है एंजाइम कैटालिसिस। इससे पहले भी हमने कैटालिसिस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी कि इस फिनोमेना में क्या होता है। एंजाइम कैटालिसिस के हवाले से बात की जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं ये अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बदौलत, और जो उनकी बॉडी में जो है स्पेसिफिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो इन द एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन एक नॉर्मल स्पीड से काम करेगा, और स्पेसिफिकली जो है फास्ट स्पीड रिक्वायर्ड होती है जब आपके पास कैटलिस्ट हो। सो दे आर कैटलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो उनके अंदर इन्हीं रिएक्शंस को फास्टली प्रोसीड करवाते हैं। बाय नेचर अगर देखा जाए तो एंजाइम्स क्या हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला जो एंजाइम था जो सिंथेसाइज किया गया दैट इज़ इन 1969। Anyhow, each enzyme is produced in a particular living cell and it catalyzes the reaction occurring in that cell. हर एंजाइम जो है वो एक ख़ास लिविंग सेल में प्रोड्यूस होता है और वहीं पर अपना जो स्पेसिफिक जो रिएक्शन है वो कैटालाइज करता है। और एंजाइम्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं प्योर क्रिस्टलाइन स्टेट में तमाम उन सेल से जिनसे वो बिलोंग करते हैं, तो इनकी आइसोलेशन भी मुमकिन है। तो यहाँ से आप इनकी नेचर देख सकते हैं कि बाय नेचर दे आर प्रोटीनेशियस एंड इन्हें 1969 में सिंथेसाइज किया गया, और किस तरह से ये लिविंग सेल्स में अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल्स को देखा जाए एंजाइम कैटालिसिस की तो नंबर 1 कैटेगरी में हम ले सकते हैं ये जो केन शुगर होती है, इसमें जो कन्वेयन होती है और उससे हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंपोनेंट्स मिलते हैं, उसके लिए एक एंजाइम स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज जो एंजाइम है ये यीस्ट में मौजूद होता है और यीस्ट एक फंगस है। सो इस तरह से ये एंजाइम कैटालाइज करता है और हमें फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स देता है लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। Like if we see the formula here, C12H22O11, this is a cane sugar, और वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन कैटालाइज होगा और इन्वर्टेज एंजाइम एक्ट करेगा, और स्पेसिफिकली क्या बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज। सो दिस इज वन कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। सेकेंड कैटेगरी है कि ग्लूकोज भी फर्दर अगर उससे भी एक स्पेसिफिक एंजाइम दिया जाए और वो कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ तो ग्लूकोज फर्दर कन्वर्ट होता है और इथाइल अल्कोहल बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम विच इज़ अगेन अ प्रेजेंट इन द यीस्ट एंड दैट एंजाइम इज जाइमेज। सो C6H12O6 में जाइमेज जो है काम करेगा और हमारे पास स्पेसिफिकली क्या बना कर देगा, द मेन अल्कोहल दैट इज़ द एथेनॉल एंड 2C2H5OH प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें रिलीज होती है। तो हर एंजाइम एक स्पेसिफिक रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाकर दे रहा है। तीसरी जो चीज़ यहाँ पर है वो है यूरिया। यूरिया इज हाइड्रोलाइज इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ यूरियस। अब ये एंजाइम भी आपके पास जो यूरियस का एंजाइम है वही ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा और यूरिया को कन्वर्ट करेगा अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये एंजाइम जो आपके पास सोयाबीन में मौजूद होता है। यूरिया का अगर आप फार्मूला ओपन करें तो दैट इज़ NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड NH2, और वाटर की मौजूदगी में यूरियस एंजाइम यूरिया को कन्वर्ट करेगा एक तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स में और साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। सो आपने देखा कि हर कैटालिसिस के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम ही वर्क कर रहा है फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझने की है कि स्पेसिफिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एंजाइम की वर्किंग की। सो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंजाइम कैटालिसिस से जुड़े हैं। नंबर 1 इनकी जो नेचर होती है वो होती है कोलाइडल। जितने भी एंजाइम्स हैं वो कोलाइडल नेचर के होते हैं और बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोटीन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से मिलियन तक की रेंज एक्वायर कर सकता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द कोलाइडल नेचर एंड देयर वेट। सेकेंड, एंजाइम्स जो हैं दे प्ले अ वाइटल रोल फॉर द लाइफ बिकॉज बहुत सारे लाइफ कैरिंग आउट प्रोसेसेस ये परफॉर्म करते हैं जिसमें एंजाइम्स का बहुत अहम रोल है। लाइक एंजाइम्स प्ले अ वाइटल रोल इन डाइजेशन प्रोसेस या रिस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं या बहुत सारे डिजीज़ हैं या जनरल बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनमें एंजाइम्स स्पेसिफिकली अपना फंक्शन प्ले करते हैं। थर्ड कैटेगरी इज़ द ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स का जहाँ पर कैटालाइजेशन ऑफ द प्रोसेस है वहाँ पर बहुत सारे और भी काम हैं, लाइक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिग्रेड करना यानी ब्रेक करना,
एंजाइम्स की ये भी अवलिन तरजीह है। एनी हाउ देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच सिंथेसाइज मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ये भी होता है कि ये एक तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल फॉर्म में लेकर जाते हैं, दूसरा कुछ आपके पास ऐसे पैरामीटर्स भी हैं जहाँ पर एंजाइम्स जो हैं सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी जो है फॉल होती है। फोर्थ है जी स्पेसिफिसिटी। एंजाइम्स की नेचर को देखा जाए तो ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं और हर एंजाइम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ही परफॉर्म करता है। जैसा कि अभी हम एग्जांपल्स देख रहे थे और उसमें भी हमने यही देखा कि पर्टिकुलर रिएक्शन ही परफॉर्म हो रहा था स्पेसिफिक एंजाइम से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर को देखा जाए, जिस तरह तमाम कैटलिस्ट वर्कआउट करते हैं इस तरह एंजाइम्स भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करते, सिर्फ ये टाइम को कम कर देंगे कि वही जो रिएक्शन जो अनकैटलाइज था और कैटलिस्ट के बगैर काम कर रहा था वो ज़्यादा टाइम लेगा और उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रेट है ऑफ रिएक्शन वो स्लो काम करता है। लेकिन अगर आप एडिशन कर देते हैं कैटलिस्ट की या कैटलिस्ट की मौजूदगी है और कैटलाइज रिएक्शन है तो उस सूरत में आपके पास जो है एक नया पाथ मिल जाता है रिएक्शन सिस्टम को और वो जल्दी से अपना काम मुकम्मल करता है विदाउट कैटलिस्ट जो कंडीशन होती हैं। सो इसलिए हम कहते हैं कि वो जो वही काम जो बगैर कैटलिस्ट के हो रहा था अब वो टाइम कम में जो है एक नया पाथ अडॉप्ट करते हुए तेज़ी से काम करेगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पोजीशन पर इफेक्ट नहीं होगा लेकिन वही काम आपके पास टाइमली हो जाएगा। टेम्परेचर प्ले अ वाइटल रोल क्योंकि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी से जुड़ा है। टेम्परेचर की एक रेंज होती है जिस पर ये एंजाइम्स प्रॉपर वर्कआउट करते हैं। लाइक एक्चुअली रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस generally increase up to 40 degree centigrade, but above this temperature the enzymes are denatured because they are proteins. enzymes के अगर नेचर को देखा जाए तो ये प्रोटीनेशियस होते हैं और प्रोटीन एक खास टेम्परेचर की रेंज को ही बेयर कर सकती है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप देंगे तो वो रप्चर हो जाएगी और डीनेचर हो जाएगी और वो आपके पास प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकती। सो स्पेसिफिक टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ द कंडीशन फॉर द बेस्ट एंजाइमेटिक कैटालिटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है जी पीएच इफेक्ट। पीएच इफेक्ट को देखा जाए तो जितने भी एंजाइम्स हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द वेरिएशन ऑफ द पीएच ऑफ द मीडियम। ये आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को बेयर नहीं कर सकते, इसीलिए खास मखसूस पीएच पर ही आपके पास एंजाइम बेटर वर्कआउट करता है। नेक्स्ट है जी कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। कंसंट्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी। आपका जो कैटालाइज रिएक्शन होता है उसकी वेलोसिटी उसकी स्पीड कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से काम करेगा और जितना कम होगा उतना स्लो काम करेगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम इज़ कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट कर देते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन को तो रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम की आपने कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया तो सारे का सारा कैटलाइज रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और ये जो कंडीशन है एक ख़ास पॉइंट ऑफ लिमिटिंग कंसंट्रेशन तक ही ओबे होती है। उसकी वजह यह है कि जब तमाम एक्टिव साइट्स एंजाइम्स की सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाएंगी, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड कर जाएंगे तो फर्दर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे भी तो वो उसे कोई रिएक्शन साइट ही नहीं मिलेगी जहाँ पर वो एंजाइम के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बना सके। सो ये भी एक पॉइंट लिमिटिंग पॉइंट तक ही एक्ट करता है। नेक्स्ट है जी को फैक्टर्स। अब एंजाइम्स की एक्टिविटी को बेस्ट करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके साथ उसकी एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो एंजाइम्स के साथ कुछ ऐसे ही फैक्टर्स हैं जिन्हें को फैक्टर्स कहा जाता है और ये को एंजाइम्स सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं और एंजाइम प्रोटीन्स की रिस्पेक्ट से लेकिन एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, बूस्टअप कर देते हैं रिएक्शन की स्पीड को। इसके अलावा जहाँ कुछ प्रोमोटर्स का काम कर रहे हैं वहाँ कुछ पॉइजनिंग इफेक्ट भी शो करेंगे। कुछ ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देती हैं और उनकी एक्टिव सेंटर्स के साथ या एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाती हैं और फिर सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलेगी, सो रिएक्शन प्रॉपर्ली प्रोसीड नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं पॉइजनिंग। मैकेनिज़्म की बात करें तो एंजाइम कैटालिसिस का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से बिहेव करता है। लाइक एंजाइम्स जो हैं हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं और उनकी सरफेसेस पर कुछ कैविटीज़ मौजूद होती हैं। ये कैविटीज़ ही सबब बनती हैं रिएक्शंस का। ये जो कैविटीज़ होती हैं इनमें कैरेक्टरिस्टिक शेप्स होती हैं और जितने भी ग्रुप्स हैं लाइक अमाइनो का ग्रुप है, थायो का ग्रुप है, अल्कोहल यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये एंजाइम्स पर मौजूद होते हैं। ये ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसीलिए इन्हें हम एक्टिव सेंटर्स भी कहते हैं और कि एंजाइम्स के एक्टिव सेंटर्स आपके पास इन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है। जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगी तो उन्हें हम सबस्ट्रेट्स कहेंगे।
The substrate molecules have complementary shapes. They fit into the cavities of the enzymes just like a key fits into a lock. किसी भी आपके पास लॉक में ख़ास स्पेसिफिक की ही फिट होती है, इसी तरह किसी भी एंजाइम की कैविटीज़ पर एक ख़ास शेप वाला सबस्ट्रेट ही फिक्स होगा, देन जाकर आपके पास रिएक्शन जो है आगे बढ़ेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। और उसकी वजह क्या है, वो एक्टिव सेंटर्स हैं जो मखसूस शेप के हैं और जिस पर मखसूस शेप के सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं। और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब आपके पास डिकम्पोज होगा तो हमें जाकर प्रोडक्ट मिलती है। इस चीज़ को समझने के लिए आप इस वक्त एक स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ने मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाया और ये रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एंजाइम और ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये ES कॉम्प्लेक्स फर्दर आपके पास डिकम्पोज होने पर प्रोडक्ट बना रहा है और एंजाइम को दोबारा से हम रीगेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यही हुआ कि एंजाइम आपको दोबारा रिएक्शन सिस्टम में मिल जाएगा। तो अगर आप देखें इसी चीज़ को काइनेटिकली, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों की एक स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जहाँ पर आकर ये अटैच हुए, फिर कॉम्प्लेक्स बनाया। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये उस वक्त तक डिटैच नहीं होंगे जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगी। सो एट द एंड हम एंजाइम को दोबारा उसी हालत में रीगेन कर लेते हैं। काइनेटिक्स पर आएँ तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस की कुछ काइनेटिक्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। एंजाइम्स पहली इंपॉर्टेंट चीज़, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी भी रिएक्शन की उसको लो कर देते हैं। एंड अ मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रपोज फॉर सच रिएक्शंस बाय माइकलिस एंड मेंटर। ये मेंटर है, TER मेंटर। माइकलिस एंड मेंटर ये दो लोग थे जिन्होंने एंजाइमेटिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म बाकायदा बताया। दोनों साइंटिस्ट ने काइनेटिक एक्सप्रेशंस को डिराइव करके भी बताया और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें दिए। और उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स पर जाने से पहले आपको इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, एस्पेक्ट्स का पता होना चाहिए। नंबर 1, द एंजाइम कंबाइंस रिवर्सिबली विद द सबस्ट्रेट। एक तो एंजाइम जो है सबसे पहले रिवर्सिबली सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स के साथ जो है कंबाइन कर सकता है और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यही जो कॉम्प्लेक्स है ES, ये जब डिसोसिएट करेगा यानी ब्रेक करेगा तो ये उसी एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन दोबारा हम कम बैक ले लेते हैं उसका। तो इसका मतलब ये है कि ये फर्दर जब टूटेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा और एंजाइम को फ्री कर देगा। यानी एंजाइम का काम क्या है, एक साइट प्रोवाइड करना जिस पर आकर सबस्ट्रेट लगता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है और बाद में अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करने के बाद वो एंजाइम को फ्री कर देता है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि कॉम्प्लेक्स जो बना हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स, ये इक्विलिब्रियम में होता है विद द फ्री एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। तो इन दोनों की सिचुएशन भी आपने जहन में रखनी है। फोर्थ एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, जिसको हम अप्लाई करते हैं जब ES कॉम्प्लेक्स बनता है। ये स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन हम फर्दर जाकर देखेंगे। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकेज या रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस इक्वल हो जाती है। तो उस स्टेज को हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। सो इन सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम एक कंडीशन ले लेते हैं, एक स्कीम को क्लियर कर लेते हैं। लाइक हमारे पास एंजाइम है और वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो फॉरवर्डली ये रेट कांस्टेंट K1 कहलाएगा जब ये फॉर्मेशन हो रही है, और जब ये ES कॉम्प्लेक्स वापस ड्यू टू द रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा तो इस वक्त हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो है K2। अब यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर फर्दर डिकम्पोज होता है तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट K3 के साथ एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दोबारा एंजाइम को फ्री कर देगा और साथ बनाएगा प्रोडक्ट, जो अभी आपने ऊपर 4 पॉइंट्स में स्टडी किया। सो इस तरह से ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगर हम सारी अजम्पशंस को जहन में रखें तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विच कैन बी रिटन एज dP/dt, यानी आपके पास टाइम, गुजरते हुए टाइम के साथ कितनी प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी फर्दर किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस द रेट कांस्टेंट विच इज़ K3, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की यहाँ पर रेंज ली है। तो हम इसे मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर टाइम, यानी वेरिएशन इन द टाइम विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसके इक्वल है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, रेट कांस्टेंट K3 पर और कॉम्प्लेक्स ES पर, उसकी कंसंट्रेशन पर।
जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो हमें मोलर कंसंट्रेशन देती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की। लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इसके मुताबिक किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ES की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पर और सबस्ट्रेट पर। इसी तरह रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को काउंट करेंगे और एंजाइम कंसंट्रेशन को लेंगे जो सिस्टम में रिएक्शन करने के बाद बच गई। सो आफ्टर मेकिंग द कॉम्प्लेक्स, तो जो बच जाएगी यानी दो चीज़ों पर आपका ES का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, एक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर और दूसरा एंजाइम की उस कंसंट्रेशन पर जो रिएक्शन करने के बाद बच गई। सो हम कह सकते हैं द लेफ्ट बिहाइंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज E माइनस ES, यानी ES में से जो माइनस होकर E आपके पास आ रहा है वो हमारा एंजाइम रह गया है जिस पर ES कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन डिपेंड करती है। तो अगर इसी बात को हम सामने रखें तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द ES ओवर विद द टाइम दैट इज इक्वल टू द K1 रेट कांस्टेंट विद द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम प्लस एंजाइम की कंसंट्रेशन आपने किस तरह से लिखनी है, सिंपल E नहीं लिखना, E माइनस ES लिखना है, यानी टोटल में से आपके पास एंजाइम कितना है और साथ आपके पास आ जाएगा सबस्ट्रेट। तो इन दोनों के कॉम्प्लेक्स पर ये डिपेंड करेगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 काउंट करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स ES है ये आपके पास डिसअपेयर हो रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 2 में देखें तो ये डिसअपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रेट कांस्टेंट K2 के साथ हम इसे बैकवर्ड मूव होता भी देख रहे हैं। सो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ES को अगर देखा जाए तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ ES दो जगह पर ये डिसअपेयर हो रहा है। अगर आप इक्वेशन 1 पर निगाह दौड़ाएं तो ये एक तो आगे प्रोडक्ट बना रहा है या वापस पीछे जा रहा है। तो हमारे पास K2 रेट कांस्टेंट और K3 रेट कांस्टेंट ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो हम दोनों को यहाँ पर मेंशन करेंगे, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ओवर DT, यहाँ फॉर्मेशन नहीं डिसअपेयरेंस आप लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट K2 विद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस रेट कांस्टेंट K3 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इन दोनों में आप रेट ऑफ डिसअपेयरेंस देख रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, तो हम इन दोनों के को कॉमन ले लें तो K2 प्लस K3 ES के इक्वल आ जाता है। सो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगी। अब हमने फोर्थ कंडीशन पास्टुलेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है, दैट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसके मुताबिक रेट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास रेट ऑफ डिसअपेयरेंस के इक्वल हो जाती है। इस बात को अगर हम कंडीशन के तौर पर लें तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को इक्वलाइज करेंगे। तो इक्वलाइज करने पर आपके पास दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स को आप आमने सामने लिखेंगे। ES विद K2 प्लस K3 इज इक्वल टू K1 विद E माइनस ES और S। सो ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें, तमाम रेट कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर और कंसंट्रेशन की टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा K2 प्लस K3, उधर से K1 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और ये ES दूसरी तरफ जाकर जो है डिवाइड हो जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्चुअली दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के तमाम फैक्टर्स डिवाइड होने के बाद हमें एक वैल्यू देते हैं जिसे हम कैपिटल KM से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। और ये जो KM है ये एक कांस्टेंट है जो रेट कांस्टेंट तीनों रेट कांस्टेंट्स पर डिपेंड करता है और इसे हम माइकलस मेंटर कांस्टेंट भी कहते हैं। मेंटर कांस्टेंट है ये। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर फॉर ईच एंजाइम, हर एंजाइम का ये एक अपना ही स्पेसिफिक फैक्टर देगा। सो इस कंडीशन में आपने रेट ऑफ रिएक्शन को अगर डिराइव करना है और वो भी एंजाइम और सबस्ट्रेट की रिगार्डिंग आपने अगर डिराइव करना है तो हमें यहाँ पर ES के फैक्टर को एलिमिनेट करना होगा जो कि इंटरमीडिएट है। सो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 6 को रीअरेंज करेंगे और ये हमारा जो एक्सप्रेशन नंबर 6 है ये एक्सप्रेशन KM के इक्वल है। ES को आप एक तरफ ले जाइए तो आपके पास ये टर्म वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होने के बाद E एंजाइम सबस्ट्रेट की एंजाइम और सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी डिवाइडेड बाय KM प्लस S। सो यहाँ से आप जो अपना एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 7 है। जैसे कि हमने पीछे कंडीशन लिखी थी जिसमें इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था कि प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है दैट इज़ इन अदर टर्म्स वी कैन से वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन। सो वही इक्वेशन आप अगर दोबारा लें और उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ES का एक्सप्रेशन आ रहा है और अभी इक्वेशन नंबर 7 में हमने जो है ES निकाला है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को, यानी ES की वैल्यू आप 2 इक्वेशन में पुट करेंगे जब, तो ES की जगह पर आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ E कंसंट्रेशन ऑफ S ओवर KM प्लस S आ जाता है, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगा और दिस इज इक्वेशन नंबर 8।
जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बहुत हाई देखते हैं एंजाइम की रिस्पेक्ट से, तो तमाम एंजाइम में आपके पास ES कॉम्प्लेक्स के लिहाज से मौजूद होता है, तो वेलोसिटी आपकी रिएक्शन की बढ़ जाती है, और जब वेलोसिटी बढ़ जाती है तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं Vmax इज इक्वल टू K3E, यानी V मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास K3E पर डिपेंड कर रही है। सो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 9 की कंडीशन बन जाएगी। In other words, we can say that if Km is very small as compared to S concentration, then equation 8 को हम reduce कर दे देंगे और equation number 9 में convert कर देंगे। तो now put equation number 9 and 8, तो आपके पास expression क्या बन जाएगा, dp over dt is equal to V is equal to V max S over Km plus S। ये equation number 10 है, which is called Michaelis-Menter equation। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हम प्लॉट करें वॉल्यूम को अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो हम एक कर्व लेते हैं। सो वैल्यू ऑफ वी मैक्स एंड के एम को हम डायरेक्टली डिटर्मिन नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके रेसिप्रोकल्स लेते हैं, और रेसिप्रोकल लेने के लिए आपको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, 1 over V इज इक्वल टू के एम प्लस एस ओवर वी मैक्स कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी आपने इक्वेशन नंबर जो 10 है उसी को इन्वर्ट किया है, और आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म आपको मिल गई। सो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो के एम के साथ आपके पास बी मैक्स विद कंसंट्रेशन ऑफ एस प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर मज़ीद इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की हालत इख्तियार कर लेती है, क्योंकि यहाँ से s कैंसिल हो जाता है। आप उसे कैंसिल आउट करने के बाद 1 over v इज इक्वल टू के एम ओवर वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1 over v मैक्स लेंगे। दिस इक्वेशन ऑफ 11 इज नोन एज लाइन वीवर एंड बर्क इक्वेशन, और ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें आप इस x एक्सिस पर क्या लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो आपने x एक्सिस पर लिया, y एक्सिस पर आप लेंगे 1 ओवर v, और आपका के एम ओवर वी मैक्स आपका बन जाएगा स्लोप का फैक्टर, और क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट भी है तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास नहीं करेगी। जो इंटरसेप्ट हमारे पास आ रहा है दैट इज़ 1 ओवर वी मैक्स। सो इस तरह से हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक।